हेलो दोस्तों, मैं हूं महेश शीतलानी और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सी के कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के बारे में। दोस्तों, सी के ये फंडामेंटल्स कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हैं जो सी को सीखने की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो कॉन्सेप्ट मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स सी की नींव बनाते हैं, सी का फाउंडेशन बनाते हैं। तो दोस्तों, आइए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते और चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जिसका नाम है दोस्तों फंडामेंटल ऑफ सी। तो दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ सी। अब दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ सी में जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है दोस्तों कांस्टेंट एंड वेरिएबल। क्या है दोस्तों? कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। अब दोस्तों, कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होते हैं? सबसे पहले अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो मैंने आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखी है। दोस्तों, आपके सामने मैथमेटिकल एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है जो कि है y = x+5। दोस्तों, इस तरह की एक्सप्रेशन आपने मैथ्स में बहुत बार देखी होगी। तो दोस्तों, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन यानी कोई सवाल हो सकता है। तो दोस्तों, ये है एक्सप्रेशन। अब अगर इस एक्सप्रेशन में आप x की वैल्यू और y की वैल्यू यानी x का मान और y का मान अलग अलग ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने x का मान 1 लिया तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1 + 5 क्या हो जाएगा? 6। इसी प्रकार अगर आपने x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू हो जाएगी 7। अगर आपने x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू हो जाएगी 8। और अगर आपने x की वैल्यू 4 ली तो y की वैल्यू हो जाएगी 9। तो दोस्तों, अगर आप इस सवाल को हल करें तो उस समय पर आप x की अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं और x की ली गई वैल्यू के हिसाब से ही आपकी y की वैल्यू आएगी। तो दोस्तों, x की वैल्यू के हिसाब से आपकी y की वैल्यू आएगी। तो इस सवाल में कौन सी दो चीज़ें हैं जो बदल रही हैं? वो दो चीज़ें हैं दोस्तों, x और y। लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ है जो कभी बदल ही नहीं रही? वो है दोस्तों 5। तो जो चीज़ किसी सवाल में, किसी प्रॉब्लम में बदलती नहीं है उसे हम कहते हैं दोस्तों कांस्टेंट। जो चीज़ किसी प्रॉब्लम में कभी बदलती नहीं है, स्थिर रहती है, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। और जो चीज़ किसी सवाल में, किसी प्रॉब्लम में बदल जाती है उसे हम कहते हैं दोस्तों वेरिएबल। क्या बोलते हैं दोस्तों? वेरिएबल। उसे हम कहते हैं दोस्तों वेरिएबल। तो जो किसी प्रॉब्लम में बदल जाए उसे हम कहते हैं वेरिएबल और जो ना बदले उसे हम कहते हैं दोस्तों कांस्टेंट। अब दोस्तों, क्योंकि x की वैल्यू स्वतंत्र है, आप इसे कुछ भी रख सकते हैं। x की वैल्यू क्या है? स्वतंत्र है, आप उसे कुछ भी रख सकते हैं। इसीलिए इसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर हिंदी में कहें तो बोलेंगे स्वतंत्र वेरिएबल या स्वतंत्र चर। वेरिएबल को हिंदी में क्या बोलते हैं? चर। लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र वेरिएबल। जबकि y की वैल्यू किस पर निर्भर करती है दोस्तों? x पर। क्योंकि x की वैल्यू जो रखेंगे उसके हिसाब से y की वैल्यू आएगी। तो दोस्तों, इसे हम कहते हैं दोस्तों डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है दोस्तों? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो y तो है यहाँ पे डिपेंडेंट, जबकि x है दोस्तों इंडिपेंडेंट। तो x है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि y क्या है दोस्तों? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से अब आप समझ गए होंगे कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। आइए दोस्तों, इन्हीं चीज़ों को हम और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट की। तो दोस्तों, कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट एक ऐसी चीज़ होती है, कांस्टेंट एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम यानी समस्या या प्रोग्राम में, जो किसी प्रॉब्लम यानी जो सवाल आपको दिया गया है उसमें, या अगर आप सी की भाषा में बात करें तो जो प्रोग्राम आप लिख रहे हैं उसमें कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता, जो कभी नहीं बदलता, मतलब जो फिक्स रहता है, जो फिक्स वैल्यू होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कांस्टेंट बोलते हैं।
अब दोस्तों ये तो हो गई कांस्टेंट की बात, लेकिन दोस्तों कांस्टेंट कई प्रकार के हो सकते हैं। क्या हो सकता है दोस्तों? कांस्टेंट कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे किसी सवाल में हमने लिखा 5, तो 5 एक नंबर है, कांस्टेंट है भाई। लेकिन किसी सवाल में हमने लिखा 5.4, तो ये भी एक कांस्टेंट है, लेकिन ये किस प्रकार की वैल्यू है दोस्तों? डेसिमल टाइप की वैल्यू है, तो ये डेसिमल टाइप का कांस्टेंट हुआ। लेकिन कभी कभी किसी सवाल में हम किसी का नाम लिख रहे हैं, जैसे हमने नाम लिखा दोस्तों अलेक्स, हमने नाम लिखा दोस्तों सीता, तो दोस्तों ये भी क्या है दोस्तों? कांस्टेंट है। तो दोस्तों कांस्टेंट भी कई प्रकार के हो सकते हैं। कुछ कांस्टेंट नंबर टाइप के हो सकते हैं। अब नंबर में भी दो हो सकते हैं, इंटीजर हो सकता है यानी कि बिना पॉइंट का हो सकता है, पॉइंट वाले हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी कांस्टेंट नाम होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का नाम कभी नहीं बदलता, नाम हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। तो दोस्तों इसे हम कहते हैं कांस्टेंट। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट भी क्या हो सकते हैं दोस्तों? कई प्रकार के हो सकते हैं। तो हम दोस्तों क्या पढ़ने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स। अब दोस्तों टाइप्स ऑफ कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो कांस्टेंट कई टाइप के होते हैं दोस्तों। पहले टाइप के कांस्टेंट को हम बोलते हैं दोस्तों इंटीजर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंटीजर कांस्टेंट। क्या होता है दोस्तों? इंटीजर कांस्टेंट। दोस्तों इंटीजर किसे कहते हैं दोस्तों? दोस्तों इंटीजर ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं आता। एग्जाम्पल के तौर पे इंटीजर ऐसी वैल्यू होती है जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं आता। एग्जाम्पल के तौर पे 5, इसीलिए हमने लिखा 25। ऐसे ही माइनस की वैल्यू भी डेसिमल में हो सकती है, तो हम लिखते हैं -55। ऐसे ही 0 भी डेसिमल में हो सकता है, तो हम लिखते हैं 0। तो दोस्तों कोई भी ऐसा नंबर जिसमें कोई दशमलव नहीं होता, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता, उसे हम इंटीजर कांस्टेंट कह सकते हैं। तो इंटीजर कांस्टेंट पॉइंट वाला नहीं हो सकता, प्लस माइनस में हो सकते हैं। अब दोस्तों इंटीजर कांस्टेंट के रूल्स पढ़ लेते हैं दोस्तों। इंटीजर कांस्टेंट को अगर हम किसी प्रोग्राम में लिखते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ होती है? तो दोस्तों अगर इंटीजर कांस्टेंट की हम बात करें तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू क्या होती हैं? अलाउड होती हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इंटीजर कांस्टेंट में क्या हम डेसिमल पॉइंट लिखेंगे तो अलाउड होगा? अगर हम डेसिमल पॉइंट लिखेंगे तो अलाउड होगा। तो दोस्तों इंटीजर कांस्टेंट में डेसिमल पॉइंट अलाउड नहीं होता है। तीसरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो स्पेस और स्पेशल सिंबल, स्पेस एंड स्पेशल सिंबल। तो दोस्तों क्या किसी नंबर के साथ स्पेस और स्पेशल सिंबल लिखते हो तो अलाउड होता है? तो दोस्तों नहीं होता। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने लिखा 5 स्पेस 2, तो अगर मैं दोस्तों 52 लिखना चाहता हूं तो 5 स्पेस 2 लिखूंगा तो ये दो अलग अलग संख्याएं मानी जाएंगी या 52 माना जाएगा? ऑफ कोर्स ये दो अलग अलग संख्याएं 5 और 2 मानी जाएंगी, तो ये गलत नंबर माना जाएगा क्योंकि ये दो अलग अलग संख्याएं हैं, एक नंबर नहीं है। लेकिन अगर आप इसे एक ही नंबर बनाना चाहते हैं यानी 52, तो इसे एक साथ लिखना चाहिए, इसके बीच में कोई भी स्पेशल सिंबल या स्पेस नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार अगर आपने लिखा 5@2, तो दोस्तों ये भी कोई नंबर नहीं माना जाता। इसी प्रकार अगर आप लिखे 5#2, तो दोस्तों ये भी कोई नंबर नहीं माना जाता। तो कहने का मतलब है स्पेस और स्पेशल सिंबल किसी भी नंबर में अगर आते हैं तो वो गलत माना जाता है। तो दोस्तों ये इंटीजर कांस्टेंट को लिखने के कुछ रूल्स हैं। इसके अलावा भी एक रूल है। अब वो रूल क्या है दोस्तों? वो रूल ये कहता है दोस्तों कि इंटीजर कांस्टेंट की कंप्यूटर में एक लिमिट होती है दोस्तों। लिमिट का मतलब क्या है? आप कितना भी बड़ा इंटीजर कांस्टेंट कंप्यूटर में नहीं ले सकते। तो दोस्तों जो चौथा रूल है वो क्या कहता है दोस्तों? इंटीजर कांस्टेंट की जो लिमिट है दोस्तों वो है 32,768 से लेकर 32,767। दोस्तों ये इंटीजर कांस्टेंट की क्या होती है? लिमिट होती है। तो दोस्तों इस लिमिट के बारे में हम आगे बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंटीजर रेंज। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंटीजर रेंज, इंटीजर रेंज। तो दोस्तों इंटीजर नंबर की जो रेंज होती है वो क्या होती है दोस्तों? इंटीजर नंबर की जो रेंज होती है वो होती है दोस्तों, ज़्यादातर सामान्यतः होती है 32,768 से लेकर 32,767, यानी कि ये इंटीजर नंबर की एक रेंज होती है। क्या मतलब है दोस्तों इसका? इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर में कोई भी इनफाइनाइट चीज़ अलाउड नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटर एक फाइनाइट स्टेट मशीन होती है जिसमें डिफाइंड चीज़ें अलाउड होती है।
जैसे हम गणित में अगर लिखें तो गणित में हम कह सकते हैं अनंत तक के नंबर हो सकते हैं, जिसमें अनंत कोई भी नंबर सोच लो उसमें आप +1 कर देना तो वो अनंत है। तो दोस्तों बड़े से बड़ा नंबर कभी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि वो अंत तक जा सकता है, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं कर सकते। कंप्यूटर में हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो दोस्तों कंप्यूटर में इंटीजर नंबर यानी बिना दशमलव वाले नंबर लिखने की भी एक लिमिट है, और वो लिमिट क्या है दोस्तों? वो लिमिट है -32,768 से लेकर 32,767। क्या होगा अगर ये नंबर इस रेंज से बाहर चले गए? तो दोस्तों ये नंबर कंप्यूटर में एक डायल पे लिखे हुए हैं जो कि घड़ी के डायल जैसा होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये लिखा है 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे करते 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 लास्ट में जो नंबर आता है उसे हम कहते हैं 32,767। इससे पहले क्या आया होगा? 32,766। तो दोस्तों इस प्रकार ये डायल पे नंबर्स लिखे हुए हैं। ये इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब दोस्तों इसी प्रकार यहाँ से नेगेटिव नंबर शुरू होते हैं, -1, -2, -3, और ऐसे करते करते दोस्तों ये नंबर आगे तक जाते हैं, और आखिरी नंबर जो आया वो दोस्तों आया 32,768। इससे पहले क्या रहा होगा? 32,767। तो दोस्तों ये इस प्रकार से, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम कहते हैं दोस्तों इंटीजर डायल। इंटीजर डायल आपको इंटीजर का कंसेप्ट समझने में मदद करेगा। अब दोस्तों अगर इस प्रकार से इंटीजर नंबर लिखे हुए हैं कंप्यूटर में, यानी कंप्यूटर इस तरह से इनको समझता है, तो क्या हो अगर मैं लिखूं 32,769? तो दोस्तों कितने नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं? 32,768। अब 32,767 से कितने नंबर ज़्यादा हो गए दोस्तों? 767 से कितने नंबर ज़्यादा हो गए? 2 नंबर ज़्यादा हो गए। +2 करके ये बना है तो 2 नंबर ज़्यादा हो गए। यानी कि डायल में अगर आप यहाँ से गिनना शुरू करेंगे तो 32,767 तक पहुँच जाएंगे, और इसके बाद 2 कदम और चलिए, 1 कदम 2 कदम। तो दोस्तों दूसरे कदम पे आपको कौन सा नंबर मिला? दूसरे कदम पे आपको जो नंबर मिला वो है 32,767, लेकिन वो कौन सा? माइनस का। तो दोस्तों इस चीज़ का अगर आप कंप्यूटर में लिखते हैं तो इसका उत्तर आपके पास जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 32,767। तो आप सोचेंगे कि शायद हमने कुछ गलती कर दी, लेकिन दोस्तों कंप्यूटर में ये गलती नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप इंटीजर में नंबर ले सकते हैं तो इतना बड़ा ही ले सकते हैं। अगर आप इससे बड़ा लेंगे तो नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे। किस तरफ चले जाएंगे दोस्तों? नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे। और अगर आप इससे छोटा नंबर लेंगे यानी नेगेटिव में इससे कम लेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार ये इसी डायल पे घूमता रहता है। जैसे एक घड़ी में अगर मैं बोलूँ कि 15 बजे हैं तो 15 तो होते ही नहीं, तो 12 के बाद क्या होगा? 12 के बाद 3 और गिनेंगे, 1, 2, 3 बनी 3 बजे हैं। तो इसी प्रकार इंटीजर डायल में भी नंबर घूम जाते हैं। अब दोस्तों ये तो पुराने कंप्यूटर्स में रेंज होती थी। पुराने कंप्यूटर का मतलब है जिन्हें हम कहते थे 16 बिट्स कंप्यूटर। क्या बोलते हैं दोस्तों? 16 बिट कंप्यूटर या 16 बिट मशीन बोल सकते हैं। तो 16 बिट मशीन पे इंटीजर की रेंज ये होती थी। लेकिन दोस्तों आजकल जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ गया, कंप्यूटर भी आगे बढ़ गए हैं, और नए कंप्यूटर जो आए हैं उनका जो बिट है वो है 32 बिट कंप्यूटर या 32 बिट मशीन बाज़ार में आ गई हैं। और 32 बिट मशीन पे इंटीजर की रेंज भी बढ़ गई है, और वो रेंज क्या है दोस्तों? वो रेंज है -2147 -2147 48 36 48। दोस्तों इसे याद कर लीजिए, -2147, इसके बाद फिक्स नंबर है 48 36 48 से लेकर प्लस में 2147 48 36 47। दोस्तों यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो प्लस में हमेशा एक नंबर कम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 0 को भी प्लस में माना जाता है। तो 0 को भी प्लस में माना जाता है, यानी यहाँ पर और यहाँ पर संख्याएं बराबर है लेकिन रेंज कम हो जाती है क्योंकि 0 भी प्लस में गिना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपकी मशीन 32 बिट कंप्यूटर है तो इंटीजर की रेंज ये रहेगी। अगर आपकी मशीन 16 बिट कंप्यूटर है तो इंटीजर की रेंज पिछली वाली रहेगी। तो दोस्तों जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो लिखा जाता है कि 16 बिट कंप्यूटर पे इंटीजर की रेंज क्या होती है, या 32 बिट कंप्यूटर मशीन पे इंटीजर की रेंज क्या होती है। और अगर आपके सामने नहीं लिखा हुआ तो आपको ऑप्शन देख के पहचानना है कि कौन कौन से ऑप्शंस दिए हुए हैं और उसके हिसाब से कौन से ज़्यादा सही हैं। और अगर दोनों ही ऑप्शन मिल जाए जो कि 16 बिट और 32 बिट पे दोनों पे लिए गए हों तो दोस्तों वर्तमान समय के हिसाब से आपको उत्तर देना चाहिए।
तो दोस्तों ये हो जाता है आपका इंटीजर की रेंज के बारे में बात। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अब आप समझ गए होंगे कि इंटीजर नंबर क्या होते हैं। इंटीजर नंबर क्या होते हैं? जिनमें दशमलव यानी डेसिमल पॉइंट नहीं आते, साथ साथ पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू अलाउड होती हैं, और उनकी रेंज के बारे में भी मैंने आपको बताया। दोस्तों ये रेंज क्या क्या हो सकती हैं, कैसे कैलकुलेट होती हैं, हम इनके बारे में भी आगे अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कॉन्स्टेंट्स के आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो दूसरे टाइप के कांस्टेंट होते हैं उसे हम कहते हैं दोस्तों कंप्यूटर की भाषा में फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स। तो दूसरे टाइप के जो कांस्टेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं दोस्तों फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स। अब फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या होते हैं दोस्तों? फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट वो होते हैं जिसमें दशमलव आ सकता है यानी डेसिमल पॉइंट आ सकता है, जैसे 2.28 माइनस का 0.00007 यानी और 1.69 1.41 ऐसी वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ बोलते हैं। अब दोस्तों फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को लिखने के भी कुछ रूल्स जान लेते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को लिखने के भी रूल्स हैं, वो क्या हैं? पहला रूल ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर अलाउड होंगे। जी हाँ, अलाउड होंगे सर। दूसरा, क्या डेसिमल पॉइंट अलाउड है? जी हाँ, डेसिमल पॉइंट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में अलाउड होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? तीसरा पॉइंट है स्पेसेस और स्पेशल सिंबल अलाउड होते हैं। स्पेसेस और स्पेशल सिंबल, जैसे मैंने इंटीजर में आपको बताया था कि अगर आप स्पेसेस और स्पेशल सिंबल लगाते हैं तो वो नंबर ही नहीं रह जाता, इसी प्रकार फ्लोट में भी स्पेसेस और स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं होते हैं। चौथा चीज़ है दोस्तों फॉर्मेट। चौथा चीज़ है दोस्तों फॉर्मेट। तो दोस्तों फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मेट का मतलब होता है लिखने का तरीका। क्या होता है दोस्तों? लिखने का तरीका। तो दोस्तों फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को दो तरीके से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? दो तरीके से लिखा जाता है। एक तरीका क्या होता है दोस्तों? एक तरीका होता है 0.00007। दोस्तों एक तरीके इस तरीके से लिखा जाता है, इसे हम कहते हैं दोस्तों फिक्स्ड फॉर्मेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? फिक्स्ड फॉर्मेट। फिक्स्ड फॉर्मेट। तो दोस्तों इसे हम कहते हैं फिक्स्ड फॉर्मेट, जिसमें हम इस प्रकार से लिखते हैं 0.0000 इस प्रकार से लिख दिया जाता है। लेकिन दोस्तों आप जब गणित में देखते होंगे, जब पॉइंट के बाद ज़्यादा संख्याएं हो जाती है तो उसे 10 की पावर में लिख देते हैं, ठीक है। या फिर पॉइंट से पहले ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाता है तो भी उसे 10 की पावर में बदल सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसे 10 की पावर में बदल के लिखें तो हम इसे लिखेंगे 0.7। अब हमने पॉइंट के बाद यानी इस 7 पॉइंट यहाँ लगा दिया, तो दोस्तों कितनी संख्याएं हमने आगे बढ़ा दी? हमने इसमें कितनी संख्याएं आगे बढ़ा दी दोस्तों? हमने आगे बढ़ा दी दोस्तों, अगर हम पॉइंट का चिन्ह यहाँ लगा रहे हैं तो 1 2 3 4, तो इसका मतलब है दोस्तों 10 की पावर -4। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? 10 की पावर -4। लेकिन कंप्यूटर में हम 10 की पावर -4 नहीं लिख सकते, तो इसको कंप्यूटर में कैसे लिखते हैं दोस्तों? इसको लिखते हैं 0.7 E-4। क्या लिखते हैं दोस्तों? E-4। क्या लिखते हैं? E-4। जहाँ पे E-4 का मतलब क्या है? 10 की पावर -4। इसी तरह से 10 की पावर प्लस में भी हो सकती है। यानी अगर आपको कंप्यूटर में किसी संख्या को 10 की पावर में लिखना है तो उसे कैसे लिखेंगे? E के बाद वो संख्या लिख दी जाती है। दोस्तों यहाँ पे ई से पहले जो पार्ट लिखा गया है इसको हम बोलते हैं मैंटीसा। क्या बोलते हैं दोस्तों? मैंटीसा। और ई के बाद जो लिखा गया है दोस्तों इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। तो मैंटीसा और एक्सपोनेंट, अगर आप इसे याद रख सकें तो ठीक है, नहीं तो इतना कोई ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों अगर आप डायरेक्ट नंबर लिखते हैं पॉइंट से तो इसे बोलते हैं फिक्स्ड फॉर्मेट। अगर आप इसे ई की पावर के फॉर्मेट में लिखते हैं यानी 10 की पावर के फॉर्मेट में लिखते हैं तो इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्मेट। तो इस तरह से फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को लिखने के दो तरीके हैं कंप्यूटर में, एक है दशमलव चिन्ह के साथ और एक है ई के साथ लिखने का, जिसे हम 10 की पावर या एक्सपोनेंट फॉर्मेट कहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट की रेंज, जो पांचवा रूल है वो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की रेंज। दोस्तों फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की जो रेंज हो सकती है वो हो सकती है 3.4 E-38। ई मतलब 10 टू दी पावर -38 से लेकर प्लस में 3.4 E प्लस में 38, मतलब 10 टू दी पावर -38 से 10 टू दी पावर +38 तक इसकी रेंज
हो सकती है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपको बड़े नंबर लेने हैं, साथ साथ पॉइंट में नंबर लेने हैं, तो आप उसे किस में ले सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप के कॉन्स्टेंट्स में ले सकते हैं। आइए दोस्तों तीसरे टाइप के कॉन्स्टेंट की बात करते हैं। तो दोस्तों तीसरे टाइप के जो कॉन्स्टेंट होते हैं सी में, वो होते हैं कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। तो तीसरे टाइप के जो कॉन्स्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। दोस्तों कैरेक्टर कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, तो दोस्तों कीबोर्ड पे जितने भी सिंबल्स होते हैं उन सब को हम कैरेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब एक शब्द, तो कैरेक्टर बोलते हैं। अब कीबोर्ड पे जितने भी सिंबल हैं उन्हें हम कैरेक्टर कॉन्स्टेंट बोलते हैं। अब दोस्तों अगर मैं x लिखूं प्रोग्राम में, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये x तो वेरिएबल माना जाएगा, लेकिन अगर मुझे x को किसी सिंबल की तरह, किसी चिन्ह की तरह अगर इस्तेमाल करना है तो इसे हम कैरेक्टर कॉन्स्टेंट कहते हैं। अब C में कैरेक्टर कॉन्स्टेंट लिखने के कई रूल हैं, और वो रूल ये है कि C में कैरेक्टर कॉन्स्टेंट को सिंगल कोट में बंद करके लिखा जाता है। किसमें, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके लिखा जाता है। तो C में कोई भी सिंबल को अगर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दें, जैसे हैश को अगर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दें, @ को बंद कर दें, 7 को बंद कर दें, x को बंद कर दें, y को बंद कर दें, तो ये सभी जो चीज़ें मानी जाएंगी वो कैरेक्टर कॉन्स्टेंट मानी जाती हैं। तो C में कैरेक्टर कॉन्स्टेंट को किस में लिखा जाता है दोस्तों, सिंगल कोट में बंद करके लिखा जाता है। तो कैरेक्टर कॉन्स्टेंट के लिखने के जो रूल्स हैं वो दोस्तों 2 रूल हैं। क्या रूल है, 2 रूल्स। पहला रूल दोस्तों ये कहता है, पहला रूल क्या कहता है दोस्तों, पहला रूल ये कहता है कि कैरेक्टर कॉन्स्टेंट क्या होना चाहिए, सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए। सिंगल कैरेक्टर मतलब एक ही कैरेक्टर होना चाहिए, एक से ज़्यादा कैरेक्टर नहीं हो सकते। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने लिखा 7 तो दोस्तों अलाउड है, लेकिन अगर आपने लिखा दोस्तों 0.7, आप चाहे इसने सिंगल कोट्स में बंद कर दिया हो, लेकिन ये 3 हो गए दोस्तों, 1 पॉइंट हो गया 2 और 7 हो गया 3, तो दोस्तों सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए, इसीलिए ये गलत एग्जाम्पल होगा, जबकि ये सही है। इसके अलावा जो दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों वो है कि ये सिंगल कोट्स में बंद होना चाहिए। जो दूसरा रूल है वो क्या कहता है कि कैरेक्टर कॉन्स्टेंट किस में बंद होना चाहिए दोस्तों, सिंगल कोट्स में बंद होना चाहिए। तो कैरेक्टर कॉन्स्टेंट के 2 ही रूल हैं दोस्तों। पहला रूल है कैरेक्टर कॉन्स्टेंट सिंगल कैरेक्टर में होना चाहिए, दूसरा रूल है कैरेक्टर कॉन्स्टेंट सिंगल कोट्स में बंद होना चाहिए। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर में अगर कोई नंबर हम लिखते हैं तो उसे मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कोई कैरेक्टर लिख रहे हैं तो मशीन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने कंप्यूटर में एक नंबर लिखा 65, तो इसे 2 से डिवाइड करके आप मशीन में चेंज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने कोई कैरेक्टर लिखा A, तो A को आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, यानी मशीन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्योंकि आप कैरेक्टर को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए आप मशीन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो कैरेक्टर को मशीन में कैसे कन्वर्ट करें, तो दोस्तों कैरेक्टर को मशीन में कन्वर्ट करने के लिए एनकोडिंग का इस्तेमाल होता है। तो कैरेक्टर्स आर एनकोडेड बाय, क्या होता है दोस्तों, एनकोडेड बाय ASCII एनकोडिंग। ASCII एनकोडिंग दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ASCII एनकोडिंग। तो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो किसके द्वारा समझे जाते हैं, ASCII एनकोडिंग के द्वारा समझे जाते हैं। किसके द्वारा समझे जाते हैं दोस्तों, ASCII एनकोडिंग के द्वारा समझे जाते हैं। मतलब कंप्यूटर में एक कोडिंग बनाई गई है जिसके द्वारा कैरेक्टर्स को मशीन में बदला जाता है, मशीन लैंग्वेज में बदला जाता है। अब दोस्तों कैसे बदला जाता है, तो दोस्तों आइए देखते हैं ASCII क्या होती है। तो दोस्तों ASCII क्या होती है, सबसे पहले अगर मैं ASCII की बात करूं तो ASCII का फुल फॉर्म होता है दोस्तों अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दोस्तों
इसका फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म ये होता है। अब अगर इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो कि किस लिए काम आती है? यूज्ड फॉर किसके काम आती है दोस्तों? कैरेक्टर एनकोडिंग, कैरेक्टर को समझने के या एनकोड करने के लिए काम आती है, कैरेक्टर को डीकोड करने यानी मशीन में कन्वर्ट करने के लिए काम आती है। अब कैसे काम आती है दोस्तों? तो दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप एक नंबर को तो डिवाइड कर सकते हो और उसे मशीन में बदल सकते हो, लेकिन एक कैरेक्टर को डिवाइड नहीं कर सकते, उसे मशीन में नहीं बदल सकते। तो दोस्तों हर कैरेक्टर को एक नंबर दिया गया है, हर कैरेक्टर को एक स्थान दिया गया है, एक सारणी बना दी गई है। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारे कीबोर्ड पे जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको एक नंबर से व्यक्त किया जाता है और उस नंबर को हम आस्की नंबर बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं दोस्तों? आस्की नंबर बोलते हैं। जैसे कैपिटल ए से कैपिटल जेड को जो नंबर दिया गया है दोस्तों वो दिया गया है 65 से 90। यानी कि अगर आप अब कंप्यूटर में लिखते हैं कैपिटल ए तो मशीन में बदलने के लिए जो संख्या का इस्तेमाल होता है वो होता है 65। अगर आप लिखते हैं बी तो मशीन में बदलने के लिए जो संख्या का इस्तेमाल होता है वो होता है 66। ऐसे ही सी के लिए जो संख्या का इस्तेमाल होता है वो होता है 67। इस प्रकार से आप हर चीज़ को मशीन में बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हर नंबर के साथ एक क्या जोड़ा गया है? हर नंबर के साथ एक हर कैरेक्टर के साथ एक नंबर जोड़ा गया है। हर कैरेक्टर के साथ एक नंबर जोड़ा गया है और उस नंबर को उसका आस्की नंबर बोला जाता है। तो कैपिटल ए से कैपिटल जेड के जो नंबर है वो है 65 से 90। स्मॉल ए से स्मॉल जेड के जो नंबर हैं, स्मॉल ए से स्मॉल जेड के जो नंबर हैं उन्हें 97 से 122 के बीच रखा गया है। ऐसे ही 0 to 9 को अगर हम सिंगल कोट में बंद करें या किसी सिंबल की तरह इस्तेमाल करें तो इनका नंबर होता है दोस्तों 48 से 57। दोस्तों 0 से 9 खुद एक नंबर है, लेकिन 0 से 9 को अगर एक सिंबल की तरह इस्तेमाल किया जाए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा M1 तो दोस्तों यहाँ पे 1 जो है वो एक सिंबल है। ऐसे ही मैंने लिखा A2, यहाँ पे 2 जो है वो एक नंबर है। ऐसे ही मैंने लिखा S5 तो यहाँ पे 5 जो है एक सिंबल है। तो दोस्तों इस केस में 0 से 9 के नंबर्स को एक सिंबल माना जाता है और तब इन्हें इनकी आस्की द्वारा समझा जाता है, यानी कि 48 से 57। तब कंप्यूटर में इनकी मशीन में जब ये सेव होते हैं तो इनके आस्की सिंबल से जो नंबर प्राप्त होता है उनके बाइनरी इक्विवेलेंट से सेव होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों स्पेस को क्या माना जाता है? स्पेस का जो आस्की है वो है दोस्तों 32। इसी प्रकार एंटर का जो आस्की है दोस्तों वो है 13। ऐसे करके ये बहुत सारे नंबर्स के आस्की बनाए गए हैं। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं तो टोटल कैरेक्टर कितने हैं दोस्तों जो कि आस्की में बनाए गए हैं, यानी टोटल कैरेक्टर हैं दोस्तों आस्की में जो बनाए गए हैं वो हैं 256। क्या है दोस्तों? 256, जिसकी आस्की रेंज क्या है दोस्तों? 0 से 255। क्या है दोस्तों? 0 से 255। तो दोस्तों आस्की में कितने कैरेक्टर को स्थान दिया गया है? 256 कैरेक्टर को। इन 256 कैरेक्टर में कैपिटल ए से कैपिटल जेड आता है, स्मॉल ए से स्मॉल जेड आता है, 0 से 9 आता है, स्पेस, एंटर, ऑल्ट की, कंट्रोल की ये आते हैं। इसके अलावा @ हैश ये सारे सिंबल्स आते हैं। तो दोस्तों सेमीकोलन, कॉमा इन सब के लिए भी एक नंबर बनाया गया है। तो दोस्तों टोटल मिला के कितने नंबर्स हैं? 256, जिनकी शुरुआत 0 से होती है और 255 पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों आज की दुनिया में अगर हम देखते हैं तो आज के समय में कई सारी भाषाओं को कंप्यूटर में स्थान दिया गया है। जैसे इंडिया में तो ज़्यादातर इंग्लिश ही चलती है, लेकिन अगर आप चाइना जाएंगे तो वो चाइनीज़ लैंग्वेज में कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप रशिया जाएंगे तो रशियन में करते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान जाएंगे तो अरबी में करते हैं। तो दोस्तों कई अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल कंप्यूटर में किया जाता है। दोस्तों अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में केवल इंग्लिश के कुछ अल्फ़ाबेट्स को ही स्थान दिया गया, उसके आगे वाले अक्षरों को इस टेबल में स्थान नहीं दिया गया। यानी पहले के समय में जब आस्की को कंप्यूटर में यूज़ किया जाता था तो केवल इंग्लिश ही यूज़ की जाती थी,
लेकिन दोस्तों आज के समय में बहुत सारी भाषाओं का इस्तेमाल कंप्यूटर में किया जाता है। इसकी वजह से एक दूसरा यूनिकोड बनाया गया जिसमें और भी भाषाओं के अक्षरों को स्थान दिया गया, और दोस्तों उसका नाम है यूनिकोड। क्या है दोस्तों? उसका नाम क्या है दोस्तों? यूनिकोड। अब ये यूनिकोड क्या है दोस्तों? देखिए, यूनिकोड में जो टोटल कैरेक्टर्स हैं दोस्तों, यूनिकोड में जो टोटल कैरेक्टर्स हैं दोस्तों वो है 65,536, जिसमें इंग्लिश के तो आते ही आते हैं, इसके साथ साथ और भी कई भाषाएं जैसे चाइनीज़, जैपनीज़, ठीक है, इसके अलावा और भी रशियन, ऐसे बहुत सारी भाषाओं को स्थान दिया गया है, जैसे हिंदी। तो ऐसे बहुत सारी भाषाओं के कैरेक्टर्स को स्थान दिया गया है। लेकिन दोस्तों क्या यूनिकोड के बाद आस्की खत्म हो गया? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि यूनिकोड में शुरू में 0 से लेकर 255 तक जो कैरेक्टर्स हैं दोस्तों, ये वही कैरेक्टर हैं जो आस्की में थे दोस्तों, जो आस्की में थे। मतलब यूनिकोड में 256 शुरू के कैरेक्टर वही हैं जो आस्की में हुआ करते थे, और इसके बाद इसमें दूसरी भाषाओं के कैरेक्टर जोड़ दिए गए जो 65,535 तक जाते हैं। दोस्तों 0 से लेकर 65,535 तक की पूरी रेंज को आज के ज़माने में या आज के समय में हम यूनिकोड कहते हैं, जबकि इसी यूनिकोड का एक छोटा रूप आज के टाइम पर आस्की है, यानी 0 से 255 कैरेक्टर। तो हम कह सकते हैं यूनिकोड जो है वो आस्की का क्या है? यूनिकोड जो है वो आस्की का क्या है दोस्तों? सुपर सेट। सुपर सेट मतलब बड़ा रूप। और जबकि आस्की यूनिकोड का क्या है दोस्तों? सबसेट। सबसेट यानी छोटा रूप। ये गणित की कुछ टर्म होती हैं, सुपर सेट और सबसेट। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आज की दुनिया में कैरेक्टर एनकोडिंग के लिए क्या इस्तेमाल होता है? यूनिकोड। पहले क्या इस्तेमाल होता था? आस्की कोड। आस्की कोड अभी भी क्या है? यूनिकोड का एक सबसेट है, और जिसकी वैल्यू 0 से 255 होती है। 255 के बाद जो भी कैरेक्टर्स लिखे गए हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? यूनिकोड के अंतर्गत आते हैं। टोटल कैरेक्टर यूनिकोड में कितने हैं? 65,536, जिसकी रेंज क्या है? 0 से 65,535। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि कैरेक्टर्स को कंप्यूटर में, मशीन भाषा में किस प्रकार कन्वर्ट किया जाता है। उनके इक्वलेंट नंबर द्वारा कन्वर्ट किया जाता है, और वो इक्वलेंट नंबर देने के लिए जो दो प्रमुख एनकोडिंग है उनका नाम है आस्की और यूनिकोड, जिसमें यूनिकोड बड़ी एनकोडिंग है जिसमें कई भाषाएं आती हैं, और आस्की छोटी एनकोडिंग है जिसमें केवल इंग्लिश भाषा के अक्षर ही आते हैं। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं चौथे टाइप के कॉन्सेंट की तरफ। और चौथे टाइप के जो कॉन्सेंट होते हैं दोस्तों वो होते हैं दोस्तों स्ट्रिंग कॉन्सेंट। चौथे टाइप के कॉन्सेंट कौन से होते हैं दोस्तों? स्ट्रिंग कॉन्सेंट। अब दोस्तों स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग बहुत सारे कैरेक्टर्स के समूह को बोलते हैं। अब दोस्तों अगर मैं आपको बात करूं, जैसे हम किसी का नाम लिखें, मान लो मैंने नाम लिखा एलेक्स, नाम लिखा दोस्तों अजय, मैंने नाम लिखा दोस्तों राम, ऐसे ही मैंने किसी का फ़ोन नंबर लिखा दोस्तों 241968216669, तो दोस्तों ऐसे लिख दिया। इसके अलावा अगर मैंने किसी का एड्रेस लिखा दोस्तों, ठीक है, A57 राम विहार सीतापुरा। तो दोस्तों अगर मैंने ऐसे कुछ लिख दिया तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कि एलेक्स में कितने कैरेक्टर है दोस्तों? 4 कैरेक्टर, अजय में भी 4 कैरेक्टर, राम में 3 कैरेक्टर, इसमें 10 कैरेक्टर, और इसमें बहुत सारे और भी ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को कंप्यूटर में एक साथ जोड़कर लिखा जाता है तो हम उसे कहते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग क्या होती है दोस्तों? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो स्ट्रिंग हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को, और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को यानी स्ट्रिंग को हमेशा सी में डबल कोट्स में बंद करके लिखा जाता है। किस में बंद करके लिखा जाता है दोस्तों? डबल कोट में बंद करके लिखा जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा। अब दोस्तों आप कहें कि ये फ़ोन नंबर तो एक नंबर लग रहा है, तो आप इसने डबल कोट्स में बंद किया। तो दोस्तों फ़ोन नंबर ज़रूरी एक नंबर है, लेकिन फ़ोन नंबर न्यूमेरिक टाइप का नहीं है, ये स्ट्रिंग टाइप का है। तो आप कहेंगे गुरुजी क्या कह रहे हो, स्ट्रिंग टाइप का है, फ़ोन नंबर टाइप का नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जिन चीज़ों पे हम कैलकुलेशन करते हैं, जिन चीज़ों पे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं
न्यूमेरिक टाइप। जैसे मैं आपको कोई नंबर दूं 5 और बोलूं कि मल्टीप्लाई कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, तो दोस्तों ये हुआ न्यूमेरिक टाइप। लेकिन दोस्तों मैं अगर आपको बोलता हूं कि आपके फ़ोन नंबर में 5 जोड़ो और आपके बगल वाले का फ़ोन नंबर बन जाएगा, तो ऐसा सही नहीं होगा। ऐसा नहीं होता कि अगर आप इस क्लास में 100 लोग बैठे हैं और मैं कहूँ कि हर आदमी अपने नंबर में 5 जोड़ता जाए मोबाइल नंबर में, तो उसके अगले आदमी का नंबर बन जाएगा, तो दोस्तों ये कहना गलत होगा। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि फ़ोन नंबर पे कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती, क्योंकि फ़ोन नंबर पे कोई कैलकुलेशन ही नहीं होती, वो तो केवल दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, वो तो फिक्स नंबर्स का कलेक्शन होता है, उस पर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करनी होती। तो जिन चीज़ों पे आपको कभी कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करनी, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना, वो स्ट्रिंग होती हैं, और जिन पे कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है उन्हें न्यूमेरिक माना जाता है, उसे इंटीजर या फ्लोट में सेव करना चाहिए। तो दोस्तों स्ट्रिंग क्या होती है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। और स्ट्रिंग को लिखने का रूल क्या है दोस्तों? स्ट्रिंग को लिखने का रूल क्या है दोस्तों? स्ट्रिंग को लिखने का रूल है कि डबल कोट्स में बंद करके लिखना चाहिए। दोस्तों क्या रूल है दोस्तों? स्ट्रिंग को लिखने का क्या रूल है दोस्तों? स्ट्रिंग को किस में बंद करके लिखना चाहिए? डबल कोट्स में लिखना चाहिए। डबल कोट्स में बंद करके लिखना चाहिए। दोस्तों एक मुख्य रूल स्ट्रिंग का एक ही है, डबल कोट्स में बंद करके लिखना चाहिए, और इसमें कोई भी कैरेक्टर आ सकते हैं। जैसे किसी का ईमेल आईडी है, मान लीजिए मैंने अपना ईमेल आईडी लिखा mahesh@gmail.com, तो दोस्तों इसमें जैसे @ आ रहा है और बहुत सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो ये भी क्या हुआ? स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि सी में अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट कितने प्रकार के बताए गए हैं। कांस्टेंट 4 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के बताए गए हैं दोस्तों? पहले टाइप का कांस्टेंट है इंटीजर, दूसरे टाइप का कांस्टेंट है दोस्तों फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, तीसरे टाइप, या फिर इन्हें शॉर्ट में हम फ्लोट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्लोट। तीसरे टाइप का जो कांस्टेंट है वो है कैरेक्टर कांस्टेंट। और चौथे टाइप का जो कांस्टेंट है वो है दोस्तों स्ट्रिंग कांस्टेंट। चौथे टाइप का जो कांस्टेंट है वो क्या है दोस्तों? स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो ये 4 कांस्टेंट के बारे में हमने चर्चा की, और हमने देखा कि अलग अलग कांस्टेंट कब कब इस्तेमाल किए जाते हैं, किस कांस्टेंट के क्या रूल होते हैं कंप्यूटर में, सी में उनको कैसे लिखना चाहिए, ये सब बातें हमने डिस्कस कर ली। दोस्तों अगला टॉपिक है जो कि है वेरिएबल। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक ऐसी चीज़ होती है जो प्रॉब्लम में, जो समस्या में, जो प्रोग्राम में बदल सकती है। तो वेरिएबल क्या होती है? एक ऐसी चीज़ होती है, जो प्रोग्राम में बदल सकती है, जिसका मान आप अलग अलग ले सकते हो, जिसकी वैल्यू आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग ले सकते हो, जो प्रोग्राम में बदल सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वेरिएबल क्या होता है? जो प्रोग्राम में बदल सकता है उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं बात करूं तो वेरिएबल का, ये तो मैथमेटिक्स में भी यही परिभाषा होती है, लेकिन दोस्तों कंप्यूटर में क्या स्पेशल है? तो दोस्तों कंप्यूटर में देखिए, जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया x और इसमें वैल्यू रख दी 5, तो दोस्तों क्या होता है? जैसा कि अपन सब जानते हैं कि कंप्यूटर में जो सूचना स्टोर होती है वो प्राइमरी मेमोरी में जाती है सबसे पहले, और प्राइमरी मेमोरी हम किसको बोलते हैं दोस्तों? रैम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं दोस्तों? रैम को बोलते हैं। और रैम में बहुत सारे स्लॉट्स हो सकते हैं। अब दोस्तों अगर रैम में बहुत सारे स्लॉट्स हैं तो इस रैम में ये सूचनाएं सेव हो सकती हैं। क्षमा कीजिएगा, इस रैम में ये सूचनाएं सेव हो सकती हैं जिनमें बहुत सारे अलग अलग स्लॉट्स होते हैं। अब मान लीजिए कुछ स्लॉट्स मैंने आपको रैम दिखा दी। अब जब भी आप एक वेरिएबल बनाते हो तो उसको कहाँ जगह मिलती है? रैम में मिलती है। तो दोस्तों रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब रैंडमली कोई भी जगह किसी भी वेरिएबल को दे दी जाती है। तो मैंने माना कि इस जगह को x मान लिया गया। किस जगह को दोस्तों? इस जगह को x मान लिया गया, मतलब इसका नाम क्या रख दिया दोस्तों? x, और इसकी वैल्यू यहाँ पे सेव क्या कर दी दोस्तों? 5। अब 5 कंप्यूटर में ऐसे सेव नहीं होता दोस्तों। 5 कैसे सेव होता है? मशीन की फॉर्म में। तो 5 को मशीन में लिखेंगे 0101, कुछ इस तरह से मशीन की लैंग्वेज में
यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब दोस्तों अगर मैं कभी फ्यूचर में जैसे x की वैल्यू यहाँ पे बदल के 10 कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ, तो इस जगह पे 5 हट जाएगा, क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से 5 का मशीन कोड हट के 10 का मशीन कोड आ जाएगा, जो कि होता है 1010। कुछ इस प्रकार से मशीन कोड मेमोरी में आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे गए तो यहाँ पे x बदल रहा है क्या, नहीं, x तो एक लेबल है, एक चिट लगा दिया हमने इस जगह पे, इस जगह पे हमने चिट क्या लगा दिया, चिट ये लगा दिया भैया इस जगह पे x की वैल्यू आएगी। लेकिन बदल क्या रहा है, बदल रही है इस मेमोरी में जो संख्या है, जो वैल्यू है, जो इस मेमोरी में जो चीज़ हमने सेव कर रखी है वो बदल रही है। तो असलियत में वेरिएबल कौन हुआ, तो दोस्तों असलियत में वेरिएबल हुआ ये मेमोरी प्लेस, ये मेमोरी का जो स्थान है उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। तो कंप्यूटर की भाषा में अगर हम वेरिएबल का सही मतलब जाने तो कंप्यूटर की भाषा में वेरिएबल का सही मतलब क्या है दोस्तों, कंप्यूटर की भाषा में वेरिएबल का सही मतलब है वो मेमोरी प्लेस जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। कंप्यूटर की भाषा में वेरिएबल का सही मतलब क्या है, वो मेमोरी प्लेस जहाँ पे डेटा स्टोर होता है उसे हम कहते हैं वेरिएबल। लेकिन दोस्तों वो वेरिएबल का जाना कैसे जाता है, उस वेरिएबल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अगर कंप्यूटर में हम वेरिएबल का डेफिनेशन दे तो हम क्या कहेंगे, वेरिएबल क्या है, अगर कंप्यूटर की फॉर्मेट में हम वेरिएबल का डेफिनेशन देंगे तो हम कहेंगे वेरिएबल यानी कि x एक मेमोरी प्लेस का नाम है, क्या है, मेमोरी प्लेस का नाम है जहाँ पे अलग अलग डेटा, जहाँ पर अलग अलग डेटा को सेव किया जा सकता है, अलग अलग डाटा को सेव किया जा सकता है, डाटा को क्या कर सकते हैं, सेव किया जा सकता है, सेव किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल क्या है दोस्तों, मेमोरी प्लेस का नाम है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, जहाँ पे हम अलग अलग डेटा को स्टोर कर सकते हैं, या जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है, जहाँ पे डेटा को सेव किया जाता है। इसमें अलग अलग को हटा दीजिए, जहाँ पर डेटा को सेव किया जाता है और बाद में उस डेटा को कभी भी बदला जा सकता है। या फिर दोस्तों हम वेरिएबल को क्या कह सकते हैं, दोस्तों वेरिएबल की सही भाषा बताऊं तो वेरिएबल को हम सही शब्दों में बोलते हैं वेरिएबल इज अ कप ऑफ टी। क्या बोलते हैं दोस्तों, कप ऑफ टी। वेरिएबल को एक चाय के कप की तरह समझिए। जैसे ये अगर चाय का एक प्याला है तो इसमें आज आप चाय डाल लीजिए, कल कॉफ़ी डाल लीजिए, परसों पानी डाल लीजिए, ये आपको मना नहीं करेगा। तो दोस्तों इसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्योंकि इस प्याले में कभी चाय आ जाएगी, कभी कॉफ़ी आ जाएगी, कभी पानी आ सकता है, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो ये प्याला क्या हुआ, वेरिएबल। इसी प्रकार से अगर आप इसे मेमोरी स्पेस से तुलना करें तो अगर इसको मेमोरी स्पेस माने तो इसमें कुछ भी रख सकते हैं, इसीलिए इस मेमोरी स्पेस को क्या बोलते हैं, इसीलिए इस मेमोरी स्पेस को हम बोलते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल को आसान शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं, कप ऑफ टी। तो दोस्तों समझ गए होंगे वेरिएबल क्या होता है। अब दोस्तों जैसे कांस्टेंट के टाइप होते हैं वैसे वेरिएबल के भी टाइप होते हैं। तो आइए देखते हैं टाइप ऑफ वेरिएबल। अब दोस्तों वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल तो किसी भी वैल्यू को रख सकता है, वेरिएबल तो किसी भी वैल्यू को रख सकता है। अब मान लीजिए अगर एक वेरिएबल है x और आपने इसमें रखा 5, क्योंकि इस पे आने वाली वैल्यू, क्षमा कीजिएगा, क्योंकि इस पे आने वाली वैल्यू क्या है, क्योंकि इसमें आने वाली वैल्यू एक इंटीजर नंबर है, एक इंटीजर नंबर है, इसीलिए इस वेरिएबल को आप क्या बोलेंगे दोस्तों, इंटीजर वेरिएबल। क्योंकि इसमें आने वाली वैल्यू कैसी है, इंटीजर नंबर है, इसीलिए आप इसको क्या बोलेंगे, इंटीजर वेरिएबल। इसी प्रकार अगर आप एक दूसरा वेरिएबल बनाएं y और अगर आप इसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू सेव करें तो इसमें आने वाली वैल्यू कैसी है, फ्लोट वैल्यू, इसीलिए आप इसे क्या बोलेंगे, फ्लोट वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, फ्लोट वेरिएबल। इसी प्रकार अगर आपको तीसरा वेरिएबल बनाएं जिसमें आप एक कैरेक्टर सेव कर दें तो इसे आप दोस्तों क्या बोलेंगे, कैरेक्टर वेरिएबल, कैरेक्टर वेरिएबल। और इसी प्रकार दोस्तों अगर आप एक वेरिएबल बनाएं जिसका नाम है नेम, लेकिन इस नेम में आप नेम सेव कर दें अजय, तो ये अजय बहुत सारे कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है तो हुआ स्ट्रिंग,
तो इस वेरिएबल को आप क्या बोलेंगे दोस्तों, स्ट्रिंग वेरिएबल। तो वेरिएबल एक्चुअली क्या हुआ, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, लेकिन कितने टाइप के हो सकते हैं। तो दोस्तों वेरिएबल में अगर इंटीजर आए तो इंटीजर वेरिएबल, फ्लोट आए तो फ्लोट वेरिएबल, कैरेक्टर आए तो कैरेक्टर वेरिएबल और स्ट्रिंग आए तो स्ट्रिंग वेरिएबल। तो वेरिएबल का जो टाइप होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसमें आने वाली वैल्यू पे। वेरिएबल का खुद का कोई टाइप नहीं होता, वेरिएबल का जो टाइप होता है वो उसमें आने वाली वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सी प्रोग्रामिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कांस्टेंट और वेरिएबल को डिस्कस किया। दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में हम और भी बहुत से कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, जुड़े रहिए हमसे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।